हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट किया है और हमने एक वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया है जिसमें हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था। एक बार फिर से इसको रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डील कर चुके हैं। देन आफ्टर वी विल स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि बेसिकली वही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। उसके बाद हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे कि अर्थ जो हमारी है वो कितना ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करती है। उसके बाद वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हमारी जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कैसे चेंज हो जाती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर हाइट में जाते हैं या कि अर्थ सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाते हैं, तो कैसे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है। उसके बाद हम मास एंड वेट को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक पर्टिकुलर हाइट से फेंका जाता है तो उसके साथ कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें हम इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स का नेचर होता है अट्रैक्टिव नेचर, यानी कि फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा। और इस फोर्स की डिपेंडेंसी डिपेंड करती है उसके मासेस पे, जो ऑब्जेक्ट है उनके मास पे डिपेंड करता है और उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार उसको हम समराइज करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली क्या था। तो यहाँ पे दो बॉडी है, एक m1 मास की बॉडी है और एक m2 मास की बॉडी है। अब m1 और m2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सेम फोर्स से f1 जो फोर्स है वो फर्स्ट बॉडी पे है ड्यू टू सेकंड बॉडी, और f2 जो है वो है फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। अब ये फोर्स कैसे होते हैं, इनका नेचर ऐसा होता है कि ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव नेचर होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर होते हैं, बट डायरेक्शन आप देख रहे हो कि f1 और f2 की जस्ट अपोजिट है। ठीक है। और तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स इन यूनिवर्स with a force, and that force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of distance between them। तो जैसा कि हम एक बार और रिजल्ट लिख देते हैं, जो हमारा फोर्स होता है, ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, यानी कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारी r है, तो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर होगा और जो रिजल्ट होगा, जो फोर्स होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको कंबाइन करते हैं दोनों रिजल्ट को, तो हमें मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इसको हम जब बैलेंस करते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिलता है F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, ये रिजल्ट आपके काम का है और इसको हमेशा याद रखना है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मेरे साथ रिपीट कीजिए एक बार, G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है, और यही फोर्स हर एक बॉडी को एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। हर एक बॉडी जो होती है एक दूसरे को इसी फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर जी की बात करें तो जी आपने पढ़ा होगा, एक तो स्मॉल जी आप आगे जाके पढ़ेंगे। स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी जो होती है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि अर्थ की वजह से जो भी एक्सेलरेशन किसी एक बॉडी पे आता है जब किसी एक पर्टिकुलर हाइट से फेंका जाता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8, और ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट एज इट इज एक्सेलरेशन की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये स्मॉल जी की वैल्यू है और स्मॉल जी की यूनिट है। यहाँ पे कैपिटल जी जो है हमारा है, कैपिटल जी इज द कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो इसकी यूनिट हमेशा आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन जो होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हमारी यूनिट होती है कैपिटल जी की, तो इसको याद रखना है। फर्दर आपको याद रखना है कि जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मासेस के इंडिपेंडेंट होती है और उनके डिस्टेंस के भी इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि जो जी की वैल्यू है वो ना तो m1 m2 और r पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू फिक्स है और मैंने आपको वैल्यू बताई है। इस वैल्यू को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी कि हर एक बॉडी पे एप्लीकेबल है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं जिसका मास एग्जिस्ट करता है उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर मास ही नहीं है किसी में तो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी कि हर एक बॉडी के लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड है। ओके okay? The force between any two bodies in universe is called force of gravitation। यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी बॉडीज हैं उन बॉडीज के आपस में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जिस फोर्स से हमारी अर्थ सरफेस किसी एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा स्मॉल जी आता है, कैसे कैपिटल जी जो हमने पढ़ी रखा है, स्मॉल जी की वेरिएशंस कैसे होती है, हाइट के साथ कैसे ये वेरी करता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कुछ बेसिक एग्जांपल आप समझ लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ कीप्स द अर्थ मूविंग अराउंड द सन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो हमारी अर्थ होती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारती रहती है। यानी कि सन के चारों तरफ जो चक्कर काटने वाली चीजें चलती हैं किसी भी प्लेनेट का, दिस इज बिकॉज ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कोई भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं वो अगर अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं, तो उसका जो रीजन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून कीप्स द मून मूविंग अराउंड द अर्थ। जैसे ये जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं सारे प्लेनेट, उसी तरह जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ चक्कर काटता है मून। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारा जो मून है वो क्या करता है? चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सोलर सिस्टम का जो भी एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से सोलर सिस्टम है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सोलर सिस्टम में जैसे हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, दैट इज नॉट बी पॉसिबल। सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देन हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू मासेस 100 kg and 1000 kg separated by a distance 10 मीटर। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और आपके पास है 30 सेकेंड। सो यू हैव 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर 30 सेकेंड आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ।
सो आई होप यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, टू मासेस हैं, तो दो मासेस हम बना लेते हैं। पहला एक मास फर्स्ट मास है और ये हमारा है सेकेंड मास। इनके बीच का जो डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर का। पहला मास है हमारा कितना है 100 केजी का, और दूसरा मास है कितना का है 1000 केजी का। इतनी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है और आपको याद रखना है। अब इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज F इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। इस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आपको F की वैल्यू निकालनी है। G आपके पास है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल G की वैल्यू गिवन रहती है और कभी कभी नहीं रहती, तो उस कंडीशन पे आपको याद रखना है। हमारा जो फर्स्ट मास है वो है हमारा 100 केजी का और सेकंड मास है हमारा 1000 केजी। हमारा जो डिस्टेंस है इन दो मासेस के बीच में है वो है 10 मीटर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 इंटू 10। तो 10 और 10 मिलके हो गए 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से इस जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1000 को आप क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 3। तो यहां से आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 में 3 माइनस कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 8, तो -8 न्यूटन। तो आपके पास जो फोर्स आ गया दैट इज द 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। तो इस फोर्स से ये दोनों मासेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा और बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिए, और ये तो क्वेश्चन बस 15 सेकंड का है, 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सो 15 सेकंड आपके पास है, ट्राई कीजिए। ओके, तो टाइम अप। अब आपका आंसर क्या आया है उसको इससे आंसर से मैच कीजिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो हमारा F है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो पहला है द शेप ऑफ बॉडीज, इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि शेप ऑफ बॉडी की कोई बात नहीं हुई है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये तो होगा नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस, मैग्नीट्यूड ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी यहां पे लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। बॉडी की शेप पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। जो हमारी अर्थ है उसका मास है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ये अपनी आपको याद भी रखना है, कुछ बेसिक चीजें आपको याद भी रखनी चाहिए। अर्थ की जो रेडियस है वो है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैन ऑफ मास 50 केजी। यानी कि 50 केजी का कोई मैन है जो अर्थ सरफेस पे खड़ा है, तो उस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो यहां पे एक पहले तो अर्थ बना लेते हैं, ये हमारी
अर्थ हो गई। अर्थ का यहाँ पे मास कितना है, मास ऑफ अर्थ इज गिवन एज 6 into 10 to the power 24 kg. Okay, radius of earth is given as 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, और मास ऑफ मैन जो कि इस अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ है उसका है 50 kg। इतना गिवन इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कोई एक मनुष्य है, वो यहाँ पे आराम से खड़ा हुआ है, तो इस मनुष्य का द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैन ऑफ मास 50 kg। तो ये जो मनुष्य है वो कितना फोर्स फील करेगा, इस चीज की कैलकुलेशन हम करते हैं। जितना जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करेगी उसी फोर्स से ये मैन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वही फॉर्मूला F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मैन डिवाइड बाई इन रेडियस ऑफ, यहां से लेके इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। वो कितना है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। तो पहले तो हम R E स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। ये है मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ मैन, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो G हमारा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ है हमारा 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 इंटू मास ऑफ मैन कितना है हमारा 50 kg का इंसान है, और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करना है हमें। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 6। अब यहां पे कुछ कैलकुलेशन देखो, ये 6.4 है और ये 6 है, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 0.9 के आसपास आने वाला है, ठीक है। और इस 6.4 को भी इससे कैंसिल कर देंगे तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी आपकी 6.4 से छोटी थी और ये वैल्यू इससे बड़ी थी, तो ये आपस में एक दूसरे को कर लेंगे बैलेंस। और अप्रोक्सीमेशन में आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका यहां से आ गया 50 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू 10 टू दी पावर 24 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर 6, और 10 टू दी पावर 6 आपस में मल्टीप्लाई होके 10 टू दी पावर 12, ठीक है। तो यहां से 10 की पावर ये 24 है, इस 24 को 12 से हटाया तो यहां पे कितना आ गया, इसका 12 बचा, ठीक है। अब ये 12 और 11 आपस में कैलकुलेट हुए तो यहां पे कितना बचा 10, तो 50 इंटू 10, तो यहां से आ गया आपका 500 न्यूटन। तो इतना फोर्स ये मैन क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा 500 न्यूटन। तो ये आपको याद रखना है। इसमें हमने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो आप एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि 500 से थोड़ी कम वैल्यू आए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है।